आप सबको पता है कि पाकिस्तान जब बना बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान को दिया। हम औरों से बात करते हैं लेकिन अपने गिरबान में नहीं देखते कि हमने क्या दिया। तो मेरे ख़्याल में हम अपना हक अदा नहीं कर सके अभी तक, लेकिन फिर भी हमें अपने दिलों में ये वादा करना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमें बनाया और पाकिस्तान को हमने कुछ देना है। मैं जो मौजूदा बजट है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। इमरान खान को मैं और उनकी टीम को, फाइनेंस मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बेहतरीन बजट पेश हुआ। सारा मुल्क उसको सराह रहा है, सारा मुल्क उसकी सिफ़तें कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे भाई इनको शायद नज़र नहीं आता कि ये बजट एक माशी इनकलाब लाने का बजट है और इसका नतीजा आप खुद देखेंगे। असल में इनको परेशानी ये है कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हो गई और बेहतरीन मुल्क के माशी हालात बेहतर हुए तो इनकी जगह ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह ख़त्म होती जाएगी। ये खुद ही देखते जाएंगे, वक्त का इंतज़ार करें। 3 साल गुजर चुके हैं, ये तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये लोग तनकीद करते हैं। मेरे पर भी 5 साल तनकीद की गई, जो नतीजा मिला वो इनके मुंह पर एक थप्पड़ था और इंशाल्लाह यही थप्पड़ दोबारा 2 साल के बाद इनको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ये इस मुल्क के साथ किया। मैं इनकी बातें सुनता हूँ, जैसे इस मुल्क में दूध की नहरें बह रही थी, जैसे मुल्क बहुत आगे जा रहा था। अगर मुल्क में तरक्की हो रही तो हम ब्लैक लिस्ट में क्यों गए? अगर मुल्क में तरक्की होती है या थी तो हमने कर्जे क्यों लिए? हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान IMF के लिए गया। रिकॉर्ड निकालें कि 3 साल में जो पैसा कर्ज और सूद में दिया गया वही लोन लिया गया इनके कर्जों और सूद के लिए। इनकी तबाही की वजह से हमें IMF पे जाना पड़ा। अगर ये मुल्क कर्जदार ना होता तो इमरान खान क्यों जाते, वो क्यों IMF के पास जाते? हमें तो कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो इस बला में फंसे हुए हैं और इनकी कारकर्दगी की वजह से। और इंशाअल्लाह ताला 2 साल में आप ख़ुद देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों से भी जान छूटेगी और IMF से भी जान छूटेगी फॉरएवर। ये नहीं कि कुछ वक्त के लिए। जो इमरान खान की हुकूमत मेहनत कर रही है, मुझे पता है, जो मर्ज़ी ये कहें, इस मुल्क में तब्दीली आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, इकॉनमी बेहतर हो रही है, इंडस्ट्री चल रही है। इस वक्त मैं इनसे पूछता हूँ, इस मुल्क के कारखाने क्यों बंद हुए? क्या ये को मराद नहीं दे सकते थे? ये क्या कारोबार को नहीं चला सकते थे? हम जब आए तो इस मुल्क के कारखाने तबाह बर्बाद थे, माशी हालात तबाह थी। आज अल्लाह का शुक्र है कारखाने चल पड़े हैं। हमारी हुकूमत ने उनको टैक्सेस में मराद दी, बिजली में मराद दी, इम्पोर्ट्स में मराद दी। यही वजूहात हैं कि आप किसी को कोई मराद देंगे तो वो चलेंगे। तो इनको सोचना चाहिए कि ये इतने बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, इनकी कारकर्दगी क्या है? कारखाने बंद, मुल्क कर्जदार, माशी हालात तबाह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नतीजा है। लेकिन मैं इन पर ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आए किसी और के लिए थे। ये तो मज़े लूटने आए थे। इनको क्या फ़िक्र थी कि गरीब का क्या मसला है? मैं बताऊँगा हर चीज़ कि इनके दौर में मैं सारा तमाशा देखा। मैंने हुकूमतें देखी है बग़ैर मंशूर के, बग़ैर किसी प्रोग्राम के, बग़ैर किसी रिफॉर्म्स के। आकर वज़ीर आज़म वज़ीर आला बैठ जाता है, ये सोचता भी नहीं है कि इस मुल्क की क्या एजुकेशन की क्या हालात है, हेल्थ के क्या हालात हैं, इस मुल्क के गरीबों के क्या हालात हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बाईपास करते हैं। ये हुक्मरान बनने आते हैं, ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं आते। मैंने अपनी नज़रों से देखा है वो तमाशा। अगर मैं बयान करूं मुझे ख़ुद रोना आता है कि इस मुल्क के साथ हमने क्या किया। ये मुल्क हमारा है, हमारे बच्चे कल हमसे पूछेंगे, हमसे सवाल होंगे। अगर मैं अपना हक फ़र्ज़ नहीं अदा करता तो अल्लाह भी पूछेगा और अवाम भी पूछ रही है। हमने अपना सूबे में हक अदा किया, नतीजा सामने है। किसी को कोई मेरे से हिसाब किताब करना चाहता है, मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर पेश करूँगा वो ग्राउंड पे पेश करूँगा। जो भी जाके देख सकता है कि हमारी कारकर्दगी क्या थी। हम जब आए हमारे पास 500 बिलियन डॉलर्स, 500 बिलियन डॉलर से तो मुल्क 1 महीना भी नहीं चल सकता।
तो ये हमें क्या छोड़ कर गए, ख़जाना खाली छोड़ गए थे। ये कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, हम अपनी कारकर्दगी बताते हैं, इनके हमें 500 बिलियन डॉलर छोड़े थे, अभी हमारे पास 25 बिलियन डॉलर्स हैं, हमारे ख़जाने में मौजूद है। और ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं, ये कभी अपने गिरबान में देखते ही नहीं। इनकी कारकर्दगी हमारी कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त मैं हम शुक्रिया अदा करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिन्होंने बहुत बड़ी मदद की। हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाए, यहाँ पर आईटी के तकरीबन 2 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट चले गए। ये आईटी में तरक्की नहीं कर सकते, आईटी से तो दुनिया चलती है। आज दुनिया का जो इकॉनमी है वो आईटी के ज़रिए सारी दुनिया बढ़ रही है, लेकिन इनकी कारकर्दगी हमारे टोटल मेरे ख्याल 10 करोड़ डॉलर भी नहीं थे एक्सपोर्ट। इसी तरह ये बात करते हैं कि बेरोज़गारी है। ये कंस्ट्रक्शन, जो मुल्क चलते हैं वो कंस्ट्रक्शन से चलते हैं। अगर मुल्क में तरक्की होती है, आबादी कारोबार बढ़ता है, तो वो कंस्ट्रक्शन से बढ़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के साथ सारी इंडस्ट्री उसके साथ मुल्क है। अगर इंडस्ट्री को, अगर ये कंस्ट्रक्शन को इन्होंने मराहत दिए होते तो आज इस मुल्क में जो हमारे कमियां हैं वो पूरी हो जाती। इमरान खान ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के लिए मराहत दी, टैक्सेस में माफ़ी दी, इसको एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर किया। आज हर जगह पर आपकी सीमेंट के कारखाने, आपके बाकी बाज़ार जो कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक़ है सब चल रहे। तो यही रोज़गार देना होता है, खाली सरकारी नौकरियों से रोज़गार नहीं मिलता। इस वक्त मैं अभी भी कहता हूँ, ये कहता है लोग मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोज़गार है। आपको मज़दूर नहीं मिलता, आपको घरों में नौकर नहीं मिलते, क्योंकि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। आज मैं जब 38 साल पहले सियासत में आया तो हमारे जो इलाके गांव थे सारे कच्चे थे। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो, तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहे हैं। अगर इन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो ये आया है कि दुनिया में महंगाई हर जगह जा रही है। अमेरिका में भी महंगाई हो रही है, यूरोप में भी हो रही है, लेकिन उसका एक फार्मूला है। अगर आवाम की ज़िंदगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नीचे जाए और मुल्क में महंगाई आए तो वो तबाही है। अगर आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, उनके पास पैसा है ख़रीद के लिए, तो वो मुल्क में तबाही नहीं, वो मुल्क की तरक्की है। क्योंकि महंगाई और लोगों की ज़िंदगी आपस में जुड़ी हुई है। दुनिया में आज देखो, अमेरिका में कौन सा चीज़ सस्ता हुआ, यूरोप में कौन सा चीज़ सस्ता हुआ। उनकी ज़िंदगी भी जो उनकी आमदन है वो भी बढ़ रहा है और मुल्क भी तरक्की कर रहा है। जो जिस मुल्क में महंगाई नहीं हो, सब कुछ रुक जाए, तो वो मुल्क रुक जाएगा। ना कोई उगाएगा, ना कोई इंडस्ट्री चलाएगा और ना कारोबार होगा, तो किस तरह मुल्क चलेगा। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई गुर्बत। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाएँ फिरें, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरें, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें, तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का ये ड्रामा है और ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब लोग समझदार हो गए हैं। हमारे MNA साहब कह रहे हैं करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। अच्छा चलो बात सुन ले, कोई बात नहीं। फिर यही इन्हीं कारखानों की वजह से और इन्हीं कंस्ट्रक्शन की तरक्की की वजह से रोज़गार बढ़ता है। मैं ख़ुद कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं कि आके काम करें, लेकिन ये फिर भी कहते हैं बेरोज़गारी है, मेरे साथ फिरें। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जितनी हवा इन्होंने उड़ाई है, ये बिल्कुल नज़दीक भी नहीं है सच्चाई के। और ऐसा लगता है अपोजिशन का कि ये इतना झूठ बोलेंगे कि वो सच नज़र आएगा। तो
तो ये झूठ अब कामयाब इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान के लोग तालीम याफ्ता हो गए, समझदार हो गए, इनकी हंसी से कुछ नहीं बनेगा। तो 2023 में इंशाल्लाह इनको पता चलेगा कि इमरान खान क्या है। फिर देखें, दुनिया में कोविड आया, सारी दुनिया की इकॉनमी तबाह हुई। हमारे आसपास जो मुल्क हैं उनकी इकॉनमी देखें। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान ने अच्छे फैसले किए और आज मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही है। हालांकि हमारी इकॉनमी को डूब जाना चाहिए था। ये अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान के सही फैसलों से पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान नहीं पहुंचा, थोड़ा बहुत पहुंचा होगा लेकिन वो कंट्रोल में आ रहे हैं। दूसरा, जो फेडरल गवर्नमेंट के बहुत प्रोग्राम आ रहे हैं, एहसास के आ रहे हैं, गरीबों के लिए कामयाब नौजवान प्रोग्राम आ रहा है, और साथ ये कहते हैं कि वो लंगर खाने नहीं खोले। भाई मज़दूरों की फ़िक्र करो, वो कहाँ सोएंगे? जो सड़कों पे सोते थे, जो सड़कों पे बैठे होते थे रात को, गर्मी में सर्दी में। अगर ये बात देखिए, हमने आपकी बातें सुनी। नो क्रॉस टॉक प्लीज। चलो बिस्मिल्लाह जी, खटक साहब प्लीज। देखें, हमने इनकी बातें सुनी, अगर इनको बर्दाश्त नहीं है बातों को, चले जाएं, मैं अपनी स्पीच करने दें मुझे। फिर यहाँ एग्रीकल्चर की बात की गई। जितने मराहत एग्रीकल्चर के लिए इस हुकूमत ने दी, क्या किसी ने पहले दी है? इस वक्त जो किसान है उसके लिए 1.5 लाख रुपए हर फसल में बग़ैर सूद के कर्जा, एक ट्रैक्टर उसको बग़ैर सूद के मिल सकता है, और एक ज़मींदार के लिए 20 लाख का घर आसान किस्तों के साथ, सूद के साथ मिल सके। क्यों इन्होंने क्यों नहीं किया? इनको बहुत तकलीफ़ है कि इमरान खान क्यों कर रहा है, क्योंकि इनका जो बयानिया है वो कहीं नहीं चलेगा, ये बोलते रहेंगे, क्योंकि काफ़िले चलते रहते हैं और बाकी काम होता रहता है। अच्छा, मैं अब सूबे पर आता हूँ। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद की कि खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी। मैं इस फोरम से जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी से बहुत और ये मैं ज़ुबानी नहीं करता, कागज़ लाएँ, बताएं आपने क्या किया, हमने क्या किया, और उस वजह क्या है। अगर मियाँ साहब की सुने नहीं अगर मियाँ साहब की कारकर्दगी अच्छी होती तो पंजाब उसको रिजेक्ट करता? उसको तो रिजेक्ट किया गया है। अगर हमारी कारकर्दगी ख़राब होती तो हम 2/3 कैसे ले लेते? हमने इनको ऐसी शिकस्त दी कि सारी उम्र याद करेंगे और आइंदा भी देंगे इंशाल्लाह। अब मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि जो मैं अभी बातें करने लगा हूँ, जो हमारे सूबे में हमने 5-8 साल से कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद है। मैं हवाई बातें नहीं करूँगा, तो जो ग्राउंड पे मौजूद है, तो इसलिए चैलेंज करता हूँ कि आकर देखें और फिर उसके बाद थोड़ा शर्मिंदा हों जो आपने हम पर इल्ज़ाम लगाए। सबसे पहले जब हमारी हुकूमत 2013 में बनी, आपको पता है उससे पहले हैदर होती साहब की हुकूमत थी, दहशतगर्दी थी, बुरा हाल था, तबाही की तरफ सूबा जा रहा था, रोज़ हम लाशें उठाते थे, बड़े मुश्किलात में थे। लेकिन फिर अल्लाह ने शुक्र किया कि तकरीबन 1.5-2 साल के बाद अमन आया और हम तरक्की की तरफ चल पड़े। तो हमने क्या किया, जनाब प्राइम मिनिस्टर के सोच और मंशूर के मुताबिक हमने स्टार्ट किया कानून साजी से, क्योंकि जब कानून साजी नहीं होगी तो कोई चीज़ नहीं चलेगी। तो हमने सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन लाए। उस वक़्त वफाक की इनकी हुकूमत थी, मैं उसको फॉलो करता रहा। हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि कोई चीज़, कोई अफसर, कोई वज़ीर आला कोई चीज़ नहीं छुपा सकता। एक आम शहरी एक एप्लीकेशन से सारा कुछ लेके जा सकता था, लेकिन इन्होंने वफाक में नहीं दिया, इन्होंने पंजाब में वो इख्तियार नहीं दिया,
क्यों? क्योंकि हम कुछ छुपाना नहीं चाहते थे और ये सब कुछ छुपाना चाहते थे। फ़र्क यही है और कोई फ़र्क नहीं है कि हमने सरेआम काम किया, हमने खुले मैदान में काम किया और इन्होंने चोरी चोरी काम किया ताकि किसी को पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ये मुकाबले की हैं। फिर हमने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लाए ताकि जो सर्विसेज हैं सूबे में दी जाती हैं वो उसको नीचे लेवल तक ले जाएं ताकि लोगों को उसके फ़ायदे पहुंच सके। एक कानून पास किया और फिर हर ज़िले में उसके हेड्स बनाए और उसकी ब्रीफिंग हर महीने होती थी ताकि लोग उसे जो सर्विसेज हैं उनसे फ़ायदा उठा सके। ये हमारा दिल से हम चाहते थे कि लोगों को सहूलतों का फ़ायदा पहुंचे। फिर हमने विसल ब्लोअर लॉ लाया। विसल ब्लोअर लॉ क्या होता है? ये है कि मैं या आप या सरकारी ओहदे पर बैठे तो हम कोई सरकारी कारोबार नहीं कर सकते। अब एक मैं वज़ीर आला हूँ, मैं बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड उठा लें, मैं 38 साल सियासत कर रहा हूँ, अगर एक भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने सूबे में लिया तो मैं जुर्म देने को तैयार हूँ। मेरा बेटा पंजाब और कश्मीर में काम करता रहा, यहाँ तो लोग कमीशन लेते हैं, फ़ायदे उठाते हैं। मैं अगर चाहता मैं अरबों के ठेके कर सकता था, लेकिन मैंने 38 साल में कोई कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ही नहीं लिया क्योंकि मैंने आवाम को जवाब देना था। और कानून इसलिए लाया कि कोई सरकारी अफसर, कोई सरकारी ओहदेदार, कोई MPA या वज़ीर आला कोई सरकारी काम नहीं ले सकता। इसके ख़िलाफ़ फिर कानूनी चाराजोई होगी। फिर हमने सिटीज़न पोर्टल मुतारफ़ कराया और बहुत सारी चीज़ें ताकि लोग जिनको कंप्लेंट्स हैं वो आती रहीं। मैं साबित कर सकता हूँ कि हमने गरीबों को अरबों रुपए उनके दिलाए, उनके ज़मीनें उनकी छुड़वाएं, उनके झगड़े ख़त्म कराएं। हम मेरे अपने इंस्पेक्टर एक अपनी टीम थी, वो भी दिन रात उसमें काम करती रही और हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें उनकी दुआएं ही चाहिए थी। ये जो मर्ज़ी मिले, जब गरीब दुआ करेगा हमें इन लोगों की फ़िक्र ही कोई नहीं। अल्लाह सुनता है गरीब की दुआ, तो हम दुआओं के लिए ये सारा कुछ किया। फिर उसके बाद हम MTI एक्ट लाए क्योंकि अस्पतालों का वो हाल था कि मैंने जब चेक किया जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं उसकी एवरेज 1 घंटा हाज़िरी थी। उसके बाद इस तरह करते करते मैक्सिमम 3 घंटे एवरेज से हाज़िरी किसी डॉक्टर की नहीं थी। फिर हमने हॉस्पिटलों को ऑथराइज़ किया कि आप एक्ट ले आए ताकि इंडिपेंडेंटली काम करें, ताकि डॉक्टर भी हाजिर हो और लोगों को सर्विस भी मिले। उसका नतीजा सामने है सबके, और क्या नतीजा करेंगे? इलेक्शन जो है वो सबसे बड़ा नतीजा होता है। इलेक्शन सबसे पहले एहतसाब होता है और वो रिज़ल्ट आपने देख लिया। फिर हमने साथ साथ और बहुत फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लाया। यहाँ इस मुल्क में एक और मुसीबत है कि आप एक फ़ाइल भेजते हैं, वो गुम जाता है चलते चलते। जिसका दिल हो सेक्शन ऑफिसर रख लेता है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी रख लेता है, उसकी मर्ज़ी है चलाया ना चलाए। उसको हम थ्रू आउट फॉलो करते रहे और हर फाइल को अपने टाइम पर हम उसको सेटल करते रहे ताकि लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। इसी तरह हमारे मुल्क में ये भी एक अज़ाब था, जो हमारे टेंडर्स होते हैं वो हमारे इलेक्टेड लोग, वज़ीर आला, डिफरेंट लोगों को अलॉट कर देते हैं, वैसे ही देते हैं जैसे उसके बाप का ख़जाना है। जिसको मर्ज़ी है ठेका दे दो, जिस रेट पे मर्ज़ी है दे दो। ये नहीं चल सकता हमारे दौर में। तो हमने नहीं है। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। आप तो अभी आए, बाकी सूबे की बात करूं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। मेरा वैसे ही घुमा हुआ है, कुछ हो जाएगा, चुप कर। तो हमने इस सिस्टम को ऑनलाइन किया, ई टेंडरिंग की, ई बिडिंग की और मुकम्मल ओपन कंपटीशन किया कि जो भी घर बैठे आप इंटरनेट पे अपना बिड भेज सकते हैं ताकि घपला ना हो। इसलिए हम चाहते थे कि एक सही मुकाबला हो और सही काम हो। फिर
इसके अलावा जैसे हमारी माइनिंग है, मैं मानता हूँ उस पर पूरा अभी असर नहीं हो, लेकिन हमारी हुकूमत ने साइंटिफिक माइनिंग एक्ट लाए ताकि माइनिंग का एक सिस्टम है। ऐसा नहीं होता कि आप ब्लास्ट करें और आधा पहाड़ जो है तबाह कर दें। तो उसके लिए भी एक कानून साजी की है, उसमें कुछ अमल हो रहा है और मैं अभी भी वज़ीर आला के साथ राब्ते में हूँ कि इसको फुल अमल हो ताकि हमारा कोई माइन ज़ाया ना हो। इसी तरह मैं फॉरेस्टेशन की पॉलिसी लाए ताकि साइंटिफिक फॉरेस्टेशन हो। मुझे वो एक्ट का नाम भूल रहा है जो इनकी हुकूमत ने पास किया था कि जो दरख्त सूख जाए उसको काटने की इजाज़त दे दी, कोई हिसाब किताब नहीं। लोग क्या करते थे कि दरख्त को नीचे से थोड़ा थोड़ा काट के वो सूख जाते थे। 10 दरख्त सूखे होते थे और 10,000 ले जाते थे। एक बहुत बड़ा माफिया था, लूट रहा था इस मुल्क को, दरख्त काट रहे थे। दरख्त काटना ऐसा है कि इंसान की ज़िंदगी तबाह करना। वो हमने पाबंदी लगा दी, किसी को हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि दरख्त काट सके। और वो इसलिए किया कि हमारे मुल्क की ये नहीं है कि हमें पैसे चाहिए थे। हम अगर वो दरख्त बेचते तो हमें हुकूमत को पैसे, लेकिन हमने इस मुल्क के लिए किया ताकि इस मुल्क में जो सैलाब आते हैं वो इसलिए है कि हमने दरख्त की कटाई कर दी। हमने कभी फिक्र नहीं किया जो नाले है उसको रिकवर करना है, उसमें उधर पौधे दरख्त लगाने ताकि ये जो ऊपर से सैलाब आते हैं उसको रोका जाए। और दरख्तों से मौसम भी बदलता है। तो आगे मैं बताऊंगा और इसके बारे में। तो मैं इनकी हुकूमतों से पूछता हूँ कि क्या आपके पास वक्त नहीं था शफाफ निज़ाम लाने के लिए? आपकी सोच नहीं थी कि करप्शन से साफ निज़ाम लाए? मैं 5 साल गुजारे, मेरा एक ही एजेंडा था कि मुझे फूल प्रूफ सिस्टम चाहिए। मैंने जितनी मीटिंग की मैंने कहा मुझे फूल प्रूफ सिस्टम चाहिए। मैं ऊपर अगर देखिए जी, अगर आप एक कानून सही बना लें, फूल प्रूफ हो, ऊपर डाकू क्यों ना बैठा हो, वो चोरी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप सिस्टम को ही नहीं बनाते, आप उसमें रास्ते छोड़ते हैं तो चोरी भी होगी और डाका भी होगा। तो यही किया है इस मुल्क के साथ, इसीलिए तो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। फिर अब मैं इदारों की बात, यहाँ हर शहबाज शरीफ ने कहा कि इन्होंने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। आए शहबाज साहब, आप आए, मैं आपको 12 यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ जो हमने बनाई है। मैं दिखा के बताऊँगा। फिर आपको मैं भी ये भी दिखा सकता हूँ कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तकरीबन हर ज़िले में कैंपस बना चुके हैं। जो जहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो दूसरे ज़िले में उसका कैंपस बनाएं। तो हर ज़िले में 2-3 ज़िलों को छोड़कर जो बदकिस्मत होंगे या उधर एजुकेशन इतनी नहीं थी, बाकी सब ज़िलों में कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं। शहबाज शरीफ को मैं दावत भी दूंगा, खाना भी खिलाऊंगा। ये मेरे साथ आए हैं, मैं दिखाता हूँ यूनिवर्सिटियाँ है कि नहीं। फिर और हमारे सूबे में तकरीबन टोटल 180 कॉलेजेस थे जब से पाकिस्तान बना। हमारे दौर में 90 कॉलेजेस हमने शुरू किए, 1/3। उसमें तकरीबन 50 मुकम्मल हो चुके हैं और 40 पे काम जारी है। तो क्या ये बता सकते हैं कि 90 साल में तो यही लोग रहे, यही पार्टियां रहीं, तो सिर्फ 180 स्कूल, हमने 5 साल में 90 स्कूल। तो मुकाबला कर लें कि हम नालायक थे या हमने कारकर्दगी दिखाई। फिर हमारे पास प्राइमरी स्कूल्स, अगर आपको अपने प्राइमरी स्कूल्स में जाते तो शर्म आती। 2 कमरों का प्राइमरी स्कूल, फर्नीचर कोई नहीं, टीचर गैर हाजिर, गंदगी से भरे हुए स्कूल, नतीजा ज़ीरो। हमने अपनी हुकूमत में 30 अरब रुपए लगाए, 22,000 स्कूलों को हमने मिसिंग फैसिलिटीज़ दी, इसलिए कि गरीब बच्चों को फ़ायदा हो। और हमारे सूबे में हाई सेकेंडरी स्कूल्स बने थे, बिल्कुल अच्छा हुआ बने थे, कुछ हमने बनाए, लेकिन उसमें ना लेबॉर्ट्रीज थी, ना उसमें साइंस लेबॉर्ट्री थी, ना IT लेबॉर्ट्री थी, ना IT सिस्टम था, ना वहाँ पर वो सहूलतें जो हायर सेकेंडरी स्कूल में होती हैं वो नहीं थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज सूबे में 100% हाई सेकेंडरी स्कूल हमने अपग्रेड किए। उसमें और बेशक अगर किसी को एतराज़ है, मैं किसी ज़िले का नाम लें, चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले के पिक्चर भी दिखाता हूँ, उसका रिकॉर्ड भी दिखाता हूँ कि पहले क्या था और अब क्या है।
उस पर तकरीबन 60 अरब रुपए लगे। उसमें 30 अरब रुपए डोनेशन थी और 30 अरब हमने सूबे से लगाए, क्योंकि हमें फ़िक्र था कि तालीम, गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, कॉलेज और हाई सेकेंडरी में, मिडिल में, तो हमें फ़र्क गम है कि गरीबों के बच्चों को हम बेहतरीन स्कूल दें। फिर हमने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जो कभी भी किसी ने नहीं पूछा। मैं शर्तियन कहता हूँ कि मेरे सूबे में 50% टीचर गैर हाजिर होते थे, किसी ने, सिर्फ वोट के लिए। ये सियासी आदमी डरता है कि मैं टीचर को सबक सिखाऊंगा, कल वोट नहीं देगा। हमने फिक्र नहीं की। 50,000 उस्ताद रोज़ाना गैर हाजिर होते थे। हमने मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया, हमने उन टीमों को टैबलेट्स दिए, स्कूल में जाते थे, टीचर की हाज़िरी देखते थे, फर्नीचर देखते थे, और जो ज़रूरियात थी वो उसी वक्त उसी स्कूल से मैसेज आ जाता था और उस पर अमल होता था। फिर क्या हुआ, हमें हर साल 15 से 20 करोड़ रुपए उस गैर हाज़िरी से सूबे को मिलते थे। वो मैंने कहीं इस्तेमाल और नहीं किए। हर साल मैं वो 15-20 करोड़ रुपए उन्हीं से लेकर बेहतरीन टीचर और बेहतरीन स्कूल को दिए, जो कभी किसी ने नहीं दिए। हमने अपना पैसा नहीं दिया, उन्हीं की गफलत का पैसा मैंने उन स्कूलों को बेहतरीन उस्तादों को दिया। और तकरीरों में मैं कहता था उनको कि तुमसे लिए और तुम्ही को वापस कर रहा हूँ। अच्छा, तकरीबन 8,000 स्कूलों को हमने सोलराइज किया। इससे पहले एक स्कूल भी सोलराइज नहीं था। और हमारे पास 28,000 स्कूल हैं। 8,000 हमने किए, अभी भी हुकूमत जारी वो उसको सोलराइज कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द हर स्कूल को सोलराइज किया जाए, ताकि वहाँ बिजली मौजूद हो और गरीब के बच्चे गर्मी महसूस ना करें। तकरीबन 70,000 टीचर हमारे दौर में भर्ती हुए। तकरीबन 30,000 टीचर इस हुकूमत में भी भर्ती जारी है। पहले मुझे याद है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मैं रहा हूँ, वहाँ क्या होता था कि हम 3rd डिवीज़न मैट्रिक को टीचर बनाते थे, जो ख़ुद को नहीं पढ़ा सकता, वो ख़ुद को नहीं पढ़ा सकता। हमने NTS इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम हमारी हुकूमत ने NTS इंट्रोड्यूस किया, ताकि सफारशी कल्चर ख़त्म हो। आज आए, मैं स्कूलों में दिखाता हूँ, MA, BA, MSc, MA टीचर प्राइमरी स्कूल में चले गए कि गरीब बच्चों को सही तालीम दे सके। इनको क्या गरीबों की फ़िक्र, इनको क्या गरीब के बच्चों की फ़िक्र। इनको स्कूल तबाह, टीचर गैर हाजिर, डॉक्टर गैर हाजिर, किसी की फ़िक्र नहीं, मज़े करके लूट के चले गए और फिर हमें बातें सुनाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि हम साफ शफाफ हुकूमत की। फिर अच्छा, फिर मैं आता हूँ पुलिस पे। ये जो पुलिस है, ये पुलिस, सुन लो, खैर है, तकलीफ होगी लेकिन सुनना पड़ेगा। जाओगे किधर, जाओगे किधर? देखें, झूठ है तो आके मेरे सूबे में साथ आओ, आपको खाना भी खिलाऊंगा, रहने की जगह भी दूंगा, जहां जाओगे मैं दिखाता हूं। झूठ आप लोगों की आदत है, मेरी झूठ आदत नहीं है, मैं सरेआम बात करता हूं। जी प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज। बाकी अब पुलिस पर आते हैं। ये हम सियासी लोग हैं ना जी, अवाम ने तो हमें जिताया है, और तुम्हें शिकस्त दी है अवाम ने, और फिर शिकस्त देंगे, और फिर तुम्हें शिकस्त देंगे। याद करो, ये मेरी बात याद करो, 2023 में तुम्हारा सफाया होगा, फिक्र ना करो। जी खटक साहब प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। अगर ये बोलेंगे मैं जवाब दूंगा, फिर नाराज ना प्लीज प्लीज। जी देखें, पुलिस एक ऐसा इदारा है जिससे हर आम आदमी का वास्ता होता है। पुलिस, सियासी लोग, ये सियासी लोग पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, ये सियासी लोग पुलिस से फ़ायदे उठाते हैं, ये सियासी लोग पुलिस पे बदमाशी कराते हैं। हमने क्या किया,
मैडम आप प्लीज आप। हमने पुलिस एक्ट लाया, पुलिस को इंडिपेंडेंट किया, पुलिस के थाने को बाइख्तियार किया। वजीर आला के पास ये इख्तियार नहीं था कि एक सिपाही को भी ट्रांसफ़र करे, मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने इख्तियार उनको दिया। रिजल्ट क्या था? आवाम से आके पूछें कि थानों में क्या फ़र्क था। कोई झूठा FIR नहीं, कोई झूठा FIR नहीं, कोई जुल्म ज़्यादती थाने में नहीं कर सकता था, कोई किसी से किसी सियासी लोग पुलिस को नहीं इस्तेमाल करे क्योंकि पुलिस इंडिपेंडेंट हुई और उसका नतीजा हमें मिला। हम अल्लाह का शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारी पुलिस की कारकर्दगी बेहतरीन रही। मैं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने दहशतगर्दी में जो काम किया वो किसी माई का बाप भी नहीं कर सकता, जो मर्जी को। और मैं जनाब दुरानी साहब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, जो काम उसने किया तारीख़ में कोई नहीं कर सकता। काश 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 हम उससे और फ़ायदा उठा लेते। बेहतरीन इंसान था और इस मुल्क के लिए बेहतरीन निज़ाम लाना चाहता था, तो उस पर मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला जो फ़ैसले करते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो पुलिस के लिए उसने किया वो तारीख़ याद करेगी। फिर पुलिस में चूँकि दुरानी साहब एक सही ऑफिसर थे, उन्होंने जो मांगा पुलिस के लिए, जो अपग्रेडेशन मांगी, जो तनख्वाहें बढ़ाई, जो उन्होंने कहा 100% पुलिस के लिए हमने किया। आज कोई पुलिस का कोई डिमांड नहीं कर सकता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनको हक नहीं मिला, हमने पूरे हक दिए। कभी भी किसी से जाके मिलें, जाके पुलिस अपने पंजाब के ऑफिसर देखें। मज़े की बात ये कि पंजाब के ऑफिसर मेरे सूबे में आना शुरू हो गए। मैं पूछता था क्यों, वो कहते हैं कि यहाँ इंडिपेंडेंट है, हम करप्ट नहीं हैं, हम करप्ट सूबे से निकले, हम आपके सूबे में आ रहे हैं। ये जुबानी है। मेरे पास 60-70% पंजाब के ऑफिसर आए जो अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और मिसाली कारकर्दगी दिखाई। जो ये करना नहीं हो सकता है, मुझे अभी ये कहते पंजाब में नहीं हो सकता। पंजाब नहीं, सारी दुनिया रिफॉर्म हो सकती है, तो पंजाब क्यों नहीं हो सकता? हर जगह हो सकता है, लेकिन अगर नीयत साफ़ हो, इरादा सही हो, तो कोई मसला नहीं है कि जो नहीं हो सकता। फिर और सुनो, मिनॉरिटी के बारे में भी बताता। हमारे यहाँ पागल कुत्ते के इंजेक्शन थे। फिर मैं सेहत की तरफ आता हूँ। देखें, सेहत का निज़ाम हमारे सूबे का ऐसे था जैसे अस्पताल में जाओ, डंगर के अस्पताल नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। हमारे अस्पतालों से डंगर अस्पताल दुनिया के 100% बेहतर थे। ना इलाज था, ना डॉक्टर होता था और ना मेडिसिन मिलती थी। हम जब आए तो हमने सबसे पहले कोई 4,500 डॉक्टर भर्ती किए सूबे में। उस वक़्त सूबे में 70 साल से टोटल 5,000 डॉक्टर थे 70 साल में। 5 साल में हमने डबल किया और अभी भी 2-2.5 हज़ार और डॉक्टर भर्ती हो रहे हैं ताकि आवाम के सहूलत के लिए डॉक्टर मौजूद हो। इनको कभी फिक्र नहीं थी। 70 साल में 4,500 और 8 साल में 8,000, तो फ़र्क सामने है। इनको तो तकलीफ़ होगी, इनको तो परेशानी होगी कि ये क्या हो रहा है, और इंशाल्लाह बड़ा तमाशा दिखाएंगे इनको। इससे पहले फिर जब उस वक़्त हम आए तो हमारे मुफ्त इलाज, तो मुफ्त दवाइयाँ कुछ हॉस्पिटल में दी जाती थी, लेकिन हमने इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होती है, किसी के जेब में पैसे होते नहीं हैं, तो हमने अरबों रुपए इमरजेंसी के लिए रखे। कोई भी इमरजेंसी में आया हमारे दौर में और अभी भी उसका फ्री इलाज किया जाता है, चाहे वो जो भी हो, वो इमरजेंसी के लिए हमने किया। फिर सबसे बड़ा काम सेहत इंसाफ कार्ड। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोच थी। जब उनकी वालदा को कैंसर हुआ तो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया
मेरे से जब बात करते थे तो ये कहते थे कि गरीब आदमी अपना इलाज नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर हमने मिल बैठकर ये सेहत इंसाफ कार्ड निकाला। आप सोचें, एक गरीब आदमी बीमार हो जाए, उसका ऑपरेशन है, 5 लाख चाहिए, क्या करेगा? घर बेचेगा, कर्जे लेगा, गुलाम बनेगा? वो 10 लाख का फ्री इलाज सालाना हर एक के लिए हमने 80, मैंने उस वक़्त 18 लाख सेहत इंसाफ कार्ड दिए। अब इमरान खान की मेहरबानी से सारा सूबा जिसके पास शनाख्ती कार्ड है उसका मुफ्त बेहतरीन से बेहतरीन अस्पताल से हो सकता है। तो क्या मैं इनसे पूछता हूँ, आपको ये गरीब नज़र नहीं आ रहे थे कि इलाज कहाँ से करेंगे? ये अपना ऑपरेशन कौन कराएगा? ये सरमायादार की मिन्नतें करेंगे, सरमायादार से कर्जे लेंगे। इनको फ़िक्र कोई नहीं, इनको अपनी जायदादों की फ़िक्र है कि करोड़ों अरबों बनाओ खुश, क्योंकि तुम खुश। ऐसा नहीं होगा। अब आवाम समझ चुकी है, आपसे हिसाब किताब हो रहा है। अब इनसे जब हिसाब मांगा जाता है मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। भाई हिसाब दो, हिसाब क्यों नहीं देते हो? हिसाब दे दो, कोई सज़ा नहीं, कुछ भी नहीं। आप हिसाब दे दो कि ये 10 रुपये कहाँ से लाए हो, आप घर जाओ ऐशी करो। हिसाब नहीं दोगे तो हिसाब होगा, कोई नहीं बच सकता, जो मर्जी करो। फिर मैंने बात की है फॉरेस्ट का कि ये एक बहुत बड़ा माफिया था और हमारे फॉरेस्टर्स को कत्ल किया गया, क्योंकि वो जब रोकते थे तो उनको कत्लेआम करा जा, ज़ख्मी किए, कत्ल किए, लेकिन हम बाज नहीं आए। हमने उस माफिया को ख़त्म किया और दरख्त काटने के बजाय हमने 1.2 बिलियन दरख्त लगाए। और चैलेंज करता हूँ, ये बातें करते हैं कि किधर है दरख्त, आओ ना, हमारा वहाँ पर गूगल पे सब कुछ मौजूद है। किसी एक जगह पर बात सुनो तो सही ना, बात तो सुनो, बात सुनो। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप ऐसे करें जी प्लीज, आप ऐसे करें कि उसमें से कोई जगह मुंतखब करे, कोई एमएनए खुद मुंतखब करें। हम आपको लेके जाते हैं, वहाँ दरख्त ना उगे हो, वो ग्रीन ना हुआ होगा तो मैं जुर्म देने को तैयार, खाली गूगल के नहीं है। आप आए तो सही। आप साहिबान घरों से निकल नो के क्रॉस टॉक प्लीज, मौलाना साहब मैं आपको भी बताता हूँ। नो क्रॉस टॉक, तशरीफ रखें मौलाना। मौलाना प्लीज तशरीफ फरमाएं, प्लीज प्लीज। मैं मौलाना को भी बताता हूँ, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं मौलाना को भी बताता हूँ कि मैंने दीन के लिए किया क्या और इन्होंने क्या किया, वो भी बताऊँ। बताता हूँ। बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। मौलाना साहब बैठ जाए प्लीज, प्लीज तशरीफ रखें प्लीज तशरीफ रखें। मैं मौलाना को खुश अपनी बारी पे जो बात करना चाहे अपनी बारी पे करें। स्पीकर साहब, मौलाना साहब को खुश होना चाहिए। अभी उस वक़्त मैंने जो मसाजिद के उलमा हैं उनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया, कुछ मुश्किलात हुई। इस बजट में अल्लाह का शुक्र है कि 28,000 उलमा को 10 से 20,000 वजीफ़ा मुकर्रर हो गया है। और उसमें माइनॉरिटीज़, चर्चेज़, उसमें मंदिर जो उनके हेड करते हैं उन सब के लिए वजीफ़ा मुकर्रर हुआ है, तो इनको तो खुश होना चाहिए। फिर एक और बात, अगर दीन की बात करते हैं, हम कुरान शरीफ सुनते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आती अरबी की। क्या हम में किसी को सोच नहीं थी कि कुरान शरीफ को अपनी ज़ुबान में पढ़ाया जाए ताकि हमारे बच्चे बेहतरीन मुसलमान बने और बेहतरीन तालिब इल्म बने? हमने कानून पास किया, 1 से 5 क्लास तक मनाजरा शुरू कराया, 5 से 12वीं क्लास तक कुरान शरीफ बामानी शुरू कराया। तो हमने ये बुरा काम किया, हमने बेहतरीन मुसलमान बनाने की कोशिश की। बहुत कुछ है यार, सूद के खिलाफ भी कानून है। देखिए, मैं इनसे ही बात करता हूँ, जब मैं वज़ीर आला था, मैं सब जो उलमा की जो कमेटी थी, मैं आपको पता है, दूसरे तीसरे महीने बुलाता था,
मैं उनको ये कहता था कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं इतना मुसलमान इतना आप जैसे अच्छा नहीं हूँ, आप मुझे बताएं कौन सी कानून तब्दील करनी है, कौन सी चीज़ लानी है। उन्होंने जो मुझे दिया 100% मैंने करके दिखाया। जो इनसे पूछा, मैं अपनी मर्जी से नहीं किया, अगर वो किताबों में फ़र्क जो भी था हमने सब कुछ करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात जो आप भूल रहे हैं, खत्मी नबूवत को निसाब का हिस्सा बनाया। मैं और नहीं बोलना चाहता, ये नाराज़ हो जाएंगे, मेरे दोस्त हैं सारे, तो मैं सिर्फ इनको कहता हूँ, सिर्फ आखिरी मेरी नसीहत है, मेरी नसीहत है, खुदा के लिए हवाई बातें मत करो, प्रैक्टिकल काम करो, लोग दुआएं देंगे और आपकी आखिरत अच्छी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में इनको दुआओं की ज़रूरत नहीं है, इनको बद्दुआओं की ज़रूरत है। हमने एक स्वात एक्सप्रेसवे बनाया, ये वाहिद मंसूबा है जिस पे तकरीबन 40 अरब रुपए खर्च हुए और ये सूबे ने करके दिखाया। इन्होंने क्यों नहीं किया? अब फिर जो सबसे बड़ा जो बहुत तनकीद मेरे पर की गई BRT, मैं उस पर भी इनको चैलेंज करता हूँ। उसमें 4 किस्म के, एक है बसेस, एक है कमर्शियल प्लाजाज और एक है जो मेन कॉरिडोर है। पंजाब में जितने टेंडर हुए वो सिर्फ मेन कॉरिडोर के रेट दिखाए गए। उस वक़्त उनकी भी 24-25 किलोमीटर थी, हमारी भी, फिर हमने बाद में एक्सटेंड की। मेरा जो टेंडर आया वो 29 अरब का, पंजाब का उसी लेंथ में 32 अरब का 4 साल पहले आया। चाहें तो मैं मुकाबला कर सकता हूँ। हमारा एक्स्ट्रा क्यों खर्च हुआ? इनकी बसें किराए पे चल रही हैं, हमने बसें चाइना से तकरीबन 12 अरब रुपए के बसें खरीदी और बेहतरीन बसें जो आप देखें तो आप तो घबरा जाएंगे लेकिन लोग खुश हो जाएंगे। इसी तरह 11-12 अरब की कमर्शियल प्लाजा पार्किंग हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उस पर खर्च हुए। हमने इनका अगर 25 किलोमीटर है, हमारा फीडर रूट मिलाकर 80 किलोमीटर फीडर रूट है। पंजाब में इस्लामाबाद में 80,000 60,000 लोग इस पर ट्रैवल करते हैं। इस वक्त हमारे लोग 1,80,000 लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे वो बाकी रूट खुलेंगे ये इंशाअल्लाह ताला 3 लाख ट्रैवलर्स पे हो जाएंगे। तो ये मुकाबला करें, मतलब अगर ये इस पे खर्चा ये हो तो हमने बेहतरीन सिस्टम दिया है। सारा पेशावर सिटी उससे फ़ायदा, इनका तो एक रोड है जो फ़ायदा उठाएगा, हमारी पूरी सिटी, चाहे 4 रोड है, चाहे कोहाट रोड है, चाहे वर्सक रोड है, चाहे रिंग रोड्स हैं, चाहे पेशावर सिटी है, सारे बसें चलती हैं, उसमें एंटर होती हैं, मेन रोड पे चलती हैं, क्योंकि हमें सारे शहर का फिक्र था, इन्होंने खाली नंबर बनाने।